हाल के दिनों में एक नाम बार बार सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर दिख रहा है, सौरव जोशी। वजह सिर्फ ये नहीं कि वो भारत के सबसे बड़े व्लॉगरों में से एक है, बल्कि ये भी कि उन्होंने हाल ही में शादी की। उनकी शादी के व्लॉग्स ने करोड़ों व्यूज बटोरे और उसी के साथ लोगों ने उन्हें और उनकी पत्नी अवंतिका भट्ट को जमकर ट्रोल भी किया। बहुत से क्रिएटर्स ने उनके शादी वाले व्लॉग्स पर रिएक्शन बनाकर खुद भी व्यूज और पैसे कमाए। लेकिन असली सवाल यह है, ये लड़का है कौन जो पहाड़ों के छोटे से गांव से निकलकर 37 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला डिजिटल स्टार बन गया। उसकी बचपन से आज तक की जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रगल्स थे और कैसे उसने अपने मेहनती पिता के दिहाड़ी वाले जीवन से निकलकर परिवार को करोड़ों की दुनिया में पहुंचा दिया। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कौसानी के पास एक छोटा सा गांव है, जहां 8 सितंबर 1999 को एक बच्चे ने आंखें खोली। ये था सौरव। परिवार की आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी। 1997 में ही उनके पिता काम की तलाश में घर छोड़कर दिल्ली आ गए थे। कुछ समय वहां मजदूरी की, फिर हरियाणा के हिसार हांसी इलाके में शिफ्ट हो गए। यहाँ वो लोगों के घरों में पेंटिंग, पुट्टी और पीओपी का काम करते थे। दिहाड़ी पर 2-2, 400 रुपए मिलते, उन्हीं से घर का खर्च चलता। सौरव की माँ हेमा जोशी, छोटे भाई साहिल, चचेरे भाई पीयूष, दादा दादी, सब मिलाकर बड़ा परिवार। लेकिन आय कम, परेशानियां ज्यादा। किराए के मकान से जिंदगी शुरू हुई और किराएदार होने की सारी दिक्कतें उन्होंने खूब झेली। मकान मालिक कभी बिजली का बहाना, कभी पानी का, कभी किराए में बढ़ोतरी, ये सब रोज की कहानी थी। सौरव के पिता को काम के साथ साथ घर भी बार बार बदलना पड़ता और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर हुआ। खुद सौरव ने 12वीं तक 5 अलग अलग स्कूल बदल लिए, नए दोस्त, नया माहौल, नई किताबें, लेकिन जेब में हमेशा टाइट बजट। ऐसे माहौल में पला बढ़ा बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है कि हर छोटी चीज की कीमत क्या होती है। सौरव पढ़ाई में कोई टॉपर टाइप स्टूडेंट नहीं थे। इंटरमीडिएट में उनके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए और यहां से उनके भीतर करियर की चिंता ने घर बना लिया। जिन घरों में पैसों की तंगी हो, वहां सिक्योर करियर की बात सबसे पहले होती है। किसी ने उन्हें सजेशन दिया, तेरा हाथ अच्छा है, ड्राइंग बढ़िया है, क्यों ना डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर में करियर बनाए। ये बात उनके भीतर कहीं क्लिक कर गई। वो दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने डिजाइनिंग आर्किटेक्चर की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन की। यहाँ उन्होंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, स्केचिंग जैसी चीजें प्रोफेशनली सीखना शुरू किया। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया धीरे धीरे युवाओं के लिए अपना काम दिखाने का प्लेटफॉर्म बन रहा था। फेसबुक और यूट्यूब पर लोग अपनी स्किल्स शेयर करने लगे थे। सौरव का मन हमेशा से आर्ट में था। वो कॉपी पर स्केच बनाते, दीवारों पर पेंसिल से डिजाइन बनाते और दोस्त उनकी तारीफ करते। 2017 में उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना अपनी ड्राइंग को दुनिया तक पहुंचाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया, सौरव जोशी आर्ट्स। इस चैनल पर उनका पहला वीडियो था ड्राइंग 2000 नोट। एक साधारण सा स्केच वीडियो, लेकिन इसमें उनका पैशन साफ दिखता था। वो नोट को इतने डिटेल में बनाते कि देखने वाले हैरान हो जाए। धीरे धीरे उन्होंने स्केचिंग ट्यूटोरियल्स, फेमस सेलिब्रिटीज के पोर्ट्रेट्स और हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स डालनी शुरू की। फेसबुक पर भी वो अपने आर्ट वर्क शेयर करते। लोगों को उनकी मेहनत और तकनीक पसंद आने लगी। 2018 के आसपास उन्हें अपने आर्ट चैनल के लिए यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन मिल गया, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर। किसी ऐसे लड़के के लिए जिसके पिता दिहाड़ी मजदूर हों और घर किराए का हो, ये छोटा मील का पत्थर नहीं था। लेकिन वो यहाँ रुकने वाले नहीं थे। आर्ट चैनल ने उन्हें एक शुरुआती ऑडियंस दी, लेकिन सौरव के भीतर एक कहानीकार भी छुपा था। वो सिर्फ ड्राइंग दिखाकर खुश नहीं रहता था। वो चाहता था कि लोग उसकी जिंदगी, उसके गांव, उसके परिवार को भी देखें। 2019 की शुरुआत में उन्होंने दूसरा चैनल बनाया,
सौरव जोशी व्लॉग्स। इस पर उनका पहला वीडियो भी आर्ट से जुड़ा ही था, हाउ आई ड्रॉ MS धोनी, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी का स्केच बनाते हुए ट्यूटोरियल दिया। लेकिन यह चैनल जल्द ही सिर्फ स्केच नहीं, पूरी जिंदगी का एल्बम बन गया। सौरव के व्लॉग्स की शुरुआत बहुत सिंपल थी। घर की छत, गली, दोस्तों के साथ टाइम पास, छोटे छोटे मजेदार मोमेंट्स। वो अपने गांव के आस-पास के नजारे दिखाते, पिता का काम, माँ की टिफिन तैयारी, छोटे भाई साहिल और चचेरे भाई पीयूष की मस्ती, ये सब उनके कैमरे में कैद होने लगा। उनकी भाषा बहुत नॉर्मल, बिहेवियर जमीन से जुड़ा हुआ और कंटेंट रॉ, यही चीज धीरे धीरे दर्शकों को जोड़ने लगी। फिर आया 2020 कोविड-19 का साल, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, ऑफिस बंद, सब लोग घरों में कैद हो गए। जहां कई लोगों के लिए ये समय उदासी और ठहराव लेकर आया, वहीं सौरव ने इसे एक चैलेंज में बदल दिया। उन्होंने फैसला किया 365 दिन में 365 व्लॉग, यानी पूरे एक साल तक बिना एक दिन मिस किए, रोज नया व्लॉग। ये कोई छोटा चैलेंज नहीं था। रोज कैमरा उठाना, कुछ नया शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, ये सब बहुत बड़ी मानसिक और शारीरिक मेहनत मांगता है। खासकर तब जब आपका घर कोई लग्जरी बंगला नहीं, बल्कि एक मिडिल क्लास सेटअप हो, जहां हर कोना पहले से कैमरा फ्रेंडली नहीं होता। लेकिन सौरव ने इस चुनौती को जिस तरह निभाया, उसने उन्हें सीधे भारत के टॉप यूट्यूबरों की लाइन में खड़ा कर दिया। उनके डेली व्लॉग धीरे धीरे लोगों की आदत बन गए। सुबह चाय पीते वक्त या रात को सोने से पहले लोग सौरव के घर की खिड़की में झांकने लगते। इन व्लॉग्स में सबसे बड़ा रोल उनके परिवार का रहा। पिता, माँ, भाई साहिल, चचेरा भाई पीयूष, दादा दादी, सब कैमरे के सामने उतने ही स्वाभाविक थे जितने कि ऑफ कैमरा। पिता, जो कभी दूसरों के घरों में पेंटिंग करके 200-400 रुपए दिहाड़ी कमाते थे, अब बेटे के चैनल की वजह से करोड़ों लोगों के फेवरेट पिता बन गए। सौरव अपने वीडियो में बार बार बताते थे कि किस तरह उनके डैड ने संघर्ष किया, कैसे किराए के घर से शुरू हुई जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही है। YouTube से कमाई बढ़ने लगी। पहले पहले घर का किराया और पिता की मजदूरी एक दूसरे को जैसे बैलेंस करते थे। अब YouTube की कमाई ने उस बोझ को हल्का कर दिया। परिवार ने लगभग 9 से 10 घर बदलने के बाद आखिरकार अपना खुद का घर खरीदा। 2021 में उन्होंने हल्द्वानी में फ्लैट लिया और परिवार सहित वहां शिफ्ट हो गए। जो पिता कभी दूसरों के घरों की दीवारों पर पेंट करते थे, अब उन्हीं के बेटे की बदौलत खुद की कारों थार, फॉर्च्यूनर, इनोवा में सफर करने लगे। ये बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं, आत्मसम्मान का भी था। सौरव के व्लॉग्स की खासियत ये थी कि वो बहुत रिलेटेबल थे। वो महंगे विदेशी लोकेशंस या बड़ी बड़ी पार्टीज की बजाय छोटे छोटे काम दिखाते। गैस सिलेंडर लाना, गांव में नानी के घर जाना, पहाड़ों के बीच घूमना, छोटे भाई की शरारतें, लोकल मेलों की झलक। उनकी पकड़ सचमुच भारत की मिडिल क्लास की नब्ज पर थी। इसी वजह से 2020 से 21 के बीच उनके चैनल ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। कुछ ही समय में उनके सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन से 10 मिलियन, फिर 20 मिलियन और 30 मिलियन के पार चले गए। 2023 में फोर्ब्स इंडिया की डिजिटल स्टार्स लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया, जहां ये बताया गया कि कैसे उन्होंने फेसबुक पर आर्ट शेयर करने से लेकर 365 व्लॉग चैलेंज तक का सफर तय किया और आज वो भारत के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से। ये सारी सफलता जितनी चमकदार लगती है, उसके पीछे उतने ही स्ट्रगल्स भी हैं। इंटर में कम नंबर, करियर की अनिश्चितता, पिता की दिहाड़ी की चिंता, किराए के घरों में भटकाव और फिर एक एक व्यू के पीछे लगी मेहनत। सौरव का चेहरा हमेशा व्लॉग्स में मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन वो कई बार खुद बता चुके हैं कि शुरू में उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था कि क्या वो कभी बड़ा कर पाएंगे। यही वजह है कि वो अपने दर्शकों को बार बार ये कहते दिखते हैं, हार मत मानो, मेहनत करते रहो। जैसे जैसे चैनल बड़ा होता गया, वैसे वैसे ब्रांड्स की लाइन लगती गई।
बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप डील्स, मर्चेंडाइजर्स, म्यूजिक वीडियोस, सब कुछ उनकी दुनिया का हिस्सा बनता गया। उन्होंने खुद भी कुछ म्यूजिक वीडियोस में काम किया, जैसे मौजा आदि, जिसमें उनका क्रिएटिव पक्ष और पॉपुलैरिटी दोनों दिखे। लेकिन हमेशा उनकी पहचान एक व्लॉगर और फैमिली मैन की ही रही। फिर आता है 2025 वो साल जब उनकी पर्सनल लाइफ सबसे ज्यादा पब्लिक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2025 में सौरव ने अपनी पार्टनर अवंतिका भट्ट से ऋषिकेश में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की। उन्होंने हल्दी, मेहंदी, संगीत जैसे फंक्शंस की झलक अपने व्लॉग्स में दिखाई। खूब रंग, डांस, इमोशनल मोमेंट्स। फैंस के लिए ये ऐसा था जैसे घर के अपने बेटे की शादी हो रही हो। यूट्यूब पर इन व्लॉग्स ने धमाका कर दिया। हर वीडियो पर करोड़ों व्यूज, अनगिनत रील्स, क्लिप्स और रिएक्शन वीडियोस। लेकिन ये खुशियां एकदम एकतरफा नहीं रहीं। जैसे जैसे अवंतिका का चेहरा और पर्सनैलिटी पब्लिक हुई, वैसे वैसे इंटरनेट के एक सेक्शन ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उनकी लुक्स पर कमेंट्स किए, कुछ ने उन पर पुराने बुलिंग आरोपों के क्लिप्स शेयर किए, जहां कंटेंट क्रिएटर अनीशा मिश्रा जैसे नामों ने कहा कि उन्हें अवंतिका और उनके ग्रुप ने कभी टारगेट किया था। इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हेट कमेंट्स की भरमार लग गई। सौरव इससे शादी क्यों कर चुका, वो इससे बेहतर डिजर्व करता था, वगैरह। कई क्रिएटर्स ने इस पूरे मामले पर वीडियोस बनाए। क्यों ट्रोल हो रही है सौरव जोशी की वाइफ, इनकी शादी को लेकर इंटरनेट क्यों टूटा पड़ा है, और इन वीडियोस ने भी लाखों व्यूज बटोरे। यानी एक तरह से जिस शादी ने सौरव के चैनल को और भी ज्यादा व्यूज दिए, उसी शादी की वजह से उन्हें और उनकी पत्नी को ऑनलाइन बुलिंग भी झेलनी पड़ी। ये आज के इन्फ्लुएंसर कल्चर की कड़वी सच्चाई है, जहां फैंस प्यार भी करते हैं लेकिन बहुत जल्दी जज भी कर देते हैं। सौरव ने खुद इस मुद्दे पर बहुत लिमिटेड और कंट्रोल्ड तरीके से ही प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शादी के व्लॉग्स में खुशी और इमोशन दिखाया, लेकिन बाद में चल रही ट्रोलिंग पर उन्होंने कोई ड्रामेटिक वीडियो नहीं बनाया। कई रिपोर्ट्स और एनालिसिस वीडियोस ने इस बात की तारीफ भी की कि वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अनावश्यक बयानबाजी या हेट ट्रेड में नहीं कूदे, बल्कि कंटेंट पर फोकस रखा। आज की तारीख में दिसंबर 2025 तक सौरव जोशी के पास 30 से 37 मिलियन के बीच सब्सक्राइबर माने जा रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में आंकड़े थोड़ा ऊपर नीचे है। उनका परिवार अपने खुद के घर में रहता है। पिता अब मजदूरी की जगह आराम और इज्जत से जीवन जी रहे हैं, और सौरव के पास कई लग्जरी कारें और एक स्टेबल डिजिटल करियर है। लेकिन अगर इस चमक को थोड़ा साइड में रखकर देखें, तो नीचे एक बहुत सीधी सादी सी कहानी दिखती है, एक ऐसे लड़के की जिसने पैसे की कमी, बार बार स्कूल बदलने, पढ़ाई में एवरेज होने और फ्यूचर को लेकर डर जैसे कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, और आखिर में अपने हुनर के दम पर सब कुछ बदल दिया। उसकी जर्नी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि आज की डिजिटल दुनिया में भी सफलता का शॉर्टकट सिर्फ एक ही है, लगातार मेहनत और ऑथेंटिसिटी। किसी एक वायरल वीडियो ने उसकी जिंदगी नहीं बदल दी। हाँ, 365 ब्लॉग्स वाला एक चैलेंज जरूर टर्निंग पॉइंट बना, लेकिन उसके पीछे वर्षों की ड्राइंग, स्केचिंग, ऑडियंस से जुड़ाव और परिवार की कहानी छुपी थी।